नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बड़ी खबर मंत्रिमंडल बंटवारे से। जी हां, मंत्रिमंडल बंटवारे से जुड़ी हुई आ रही है। न्यूज 18 के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया। जेएमएम के हिस्से में गृह, वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास, भवन निर्माण, शिक्षा और कार्मिक विभाग आया है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन और नागरिक आपूर्ति विभाग आया है। जगन्नाथ महतो बने हैं शिक्षा मंत्री, मिथिलेश ठाकुर बने पीएचईडी मंत्री, रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जोबा मांझी बनी है महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री। तो बता दें कि कल मंत्रियों का ऐलान हुआ था, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था और आज उनके विभागों का बंटवारा हो गया है। और क्या कुछ उनको विभाग मिले हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बता दें कि झारखंड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां कल तो मंत्रियों के नाम तय हुए, शपथ ग्रहण हुआ और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बने हैं, मिथिलेश ठाकुर पीएचईडी मंत्री बने हैं, रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग मिला है। उपेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जानकारी हमारे पास आ रही है कि अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अपडेट आप तक के पास क्या कुछ पहुंची है वो जरा बताइए। देखिए सुकन्या, आधिकारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा होना था वो अब हो चुका है और अब उसकी औपचारिकता बाकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जोबा मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से बनी है मंत्री और कई बार का उनको अनुभव है, उनको महिला एवं बाल विकास का भार दिया गया है। हाजी हुसैन अंसारी भी पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं और कल्याण मंत्री, उनको भी वहीं पर रखा गया है अनुभव का लाभ लेने के लिए। चंपई सोरेन पूर्व में भी जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो चंपई सोरेन परिवहन मंत्री थे, उनको भी परिवहन मंत्री बनाया गया है। जो ये बड़ा कह सकते हैं विभाग है स्वास्थ्य विभाग, वो कांग्रेस के खाते में गया है। बन्ना गुप्ता जो जमशेदपुर से जीत के आते हैं उनको बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षा को लेकर के पहले से ही शिबू सोरेन का रहा है कि शिक्षा में सुधार करना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में ये विभाग गया है। और जगन्नाथ महतो जो पहली बार बने हैं मंत्री, उनके खाते में ये विभाग गया है। सुकन्या, आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास का जो पोर्टफोलियो हो मिला है, साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री का जो पद है वो पहले से उनको मिल चुका है, वो देखते रहेंगे। बादल पत्रलेख जो पहली बार मंत्री बने हैं वो कृषि और पशुपालन का काम देखेंगे यहाँ पे। जी सुकन्या। जी बिल्कुल, इन सब के बीच जो विभागों का बंटवारा हुआ है उपेंद्र, उसमें महागठबंधन को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्या क्लैरिटी है, आपसी सहयोग की स्थिति है या फिर कुछ मनमुटाव की भी खबरें आ रही है? देखिए, कल मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ उसके बाद से कुछ खींचतान कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास, ऊर्जा को लेकर थी। यही वजह रही कि कल जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ और हेमंत सोरेन अपने आवास पर गए मुख्यमंत्री, तो कुछ ही देर में आरपीएन सिंह भी वहां पर गए। लगभग 15 से 20 मिनट वार्ता हुई दोनों में और उसके बाद एक सहमति बनी। आज भी जो जानकारी मिली उसके अनुसार फोन पर दोनों नेताओं में वार्ता हुई और उसके बाद जो खींचतान था वो समाप्त हो गया है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो है, एक बीच में एक सूचना यह भी है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से सत्यनारायण भोक्ता बने हैं उनको श्रम मंत्रालय दिया जा रहा है। जी सुकन्या। बिल्कुल उपेंद्र, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो उपेंद्र हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े थे और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है, औपचारिक ऐलान अभी बाकी है और इन सब के बीच रांची से अहम खबर आपको बता रहे हैं और किस किस मंत्री को क्या कुछ विभाग मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री बने हैं, मिथिलेश ठाकुर पीएचईडी मंत्री बने हैं, रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग मिला है, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जोबा मांझी महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री बनी है, बादल पत्रलेख कृषि एवं पशुपालन मंत्री बने हैं, हाजी हुसैन अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं, साथ ही चंपई सोरेन परिवहन मंत्री बने हैं, आलमगीर आलम बने हैं ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री। तो ये मंत्रियों के विभागों का बंटवारा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। खबर पुख्ता होने में या औपचारिक होने में अभी कुछ वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म खबर है। लोहरदगा जिले में आज छठे दिन भी कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि आज कर्फ्यू में 2 पालियों में 4 घंटे की छूट दी जाएगी। पहले सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट मिली और अब आधे घंटे बाद फिर
2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट मिलने वाली है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। पहले 2 घंटे की ढील के दौरान घरेलू और जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों में लोगों उमड़ पड़े और इधर जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि आईजी नवीन कुमार सिंह और डीआईजी एवी होमकर जिले में कैंप कर रहे हैं। वहीं कर्फ्यू में ढील के दौरान भी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च चल रहा है। नहीं हुई है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि वो शांति से रहें। बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है, सभी लोग शांति बनाए रहें। बच्चों के लिए दूध नहीं है, दूध बंद हो गया है, बच्चे दूध के बिना तरस रहे हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो गढ़वा से आ रही है, जहां कांडी के कस्तूरबा विद्यालय की एक छात्रा के गर्भवती होने की खबर है। खबर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रहा है। हालांकि पुलिस में इससे संबंधित कोई शिकायत फिलहाल नहीं की गई है। स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर जांच में खबर सच साबित हुई तो सवाल कस्तूरबा विद्यालय प्रबंधन पर उठेगा, क्योंकि 7 महीने में कस्तूरबा विद्यालय में छात्रा के गर्भवती होने का ये दूसरा मामला होगा। कुछ दिनों पहले मजियाओं कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा भी प्रेग्नेंट हो गई थी, मां बनी थी, और उसके बाद अब ये जो है दूसरी खबर आ रही है, जिसके बाद कस्तूरबा विद्यालय की जो साख है वो सवालों के घेरे में है। कोई जानकारी नहीं है, वहाँ कुछ भी मामला हुआ है, क्या हुआ है हमको कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि हम 1 माह से मतलब वहाँ नहीं गए, स्कूल में नहीं गए। एक अभी सूचना मिली है वो कस्तूरबा में कोई बच्ची के संबंध में, उसी के लिए जो है जांच हेतु जो है भेजी जा रही है। अभी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को जगह नहीं मिली। हालांकि इसके लिए उन्होंने हर स्तर पर लामबंदी की। रांची से लेकर दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह बनाने में वो नाकाम रहे। इधर इरफान अंसारी ने कल के शपथ ग्रहण समारोह से गैर हाजिर रहने पर सफाई दी और कहा कि उनकी तबियत खराब थी, इस वजह से वो समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने विधायक बनकर खुश रहने और जनता की ईमानदारी से सेवा करने की बात भी कही। वहीं इरफान अंसारी के समर्थक अपने विधायक की अनदेखी से नाराज नजर आए और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह पर भड़ास निकाली। देखिए, मायूसी तो है, लेकिन जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं विधायक से ही खुश हूँ। जामताड़ा की जनता की सेवा करूंगा, ईमानदारी से सेवा करूंगा। मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ चीज का लोभ नहीं है। मुझे आज शपथ ग्रहण में शामिल होना था, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं काफी बीमार हूँ, गला खराब है, बुखार भी है। और जो मंत्री बने हैं, मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग अच्छा काम करेंगे। कि ये हमारे जो कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह वो चुनाव प्रचार के दौरान जामताड़ा आए थे और यहाँ के जनताओं को उन्होंने एश्योर किया था मंच पर कि इरफान को आप लोग जिताओ तो मैं निश्चित रूप से मंत्री बनाने का काम करूंगा। आज जब मौका मिला, 40,000 वोट से जीतकर वो जब चुनाव जीते। और एक दूसरा दुर्भाग्य हम लोग का ये है कि झारखंड में 95% यहाँ अंसारी बिरादरी के लोग हैं। एक सिंगल नेता चुनाव जीत करके गया। आखिर कौन सा कंट्रोवर्सी था, कौन सा मजबूरी था? प्रदेश कांग्रेस आला कमेटी को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे योद्धा नेता को मंत्री में जगह नहीं मिला। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने नाराजगी जताई है। इस पर सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आलमगीर आलम ने प्रतिक्रिया दी और इरफान अंसारी को पार्टी के भीतर उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की नसीहत दी। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में बात रखने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। आलमगीर आलम से खास बात की रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। आलम है, मंत्री भी हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, मंत्री मंडल गठन के बाद कांग्रेस में एक विरोध का स्वर आया है इरफान अंसारी जी का। कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, इसलिए गंभीर भी हो जाता है मामला। देखिए, अपेक्षाएं सबका होते हैं। वो विधायक हैं, 2 बार के विधायक भी हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी है कि हर वर्ग हर समाज को लेकर चलने की काम करते हैं। गठबंधन की सरकार है, इस बात को ध्यान दिया गया। आप गठबंधन की सरकार में देखें तो अंसारी है, हाजी हुसैन अंसारी साहब है ना मंत्री। और हम लोगों ने क्या किया कि एक माइनॉरिटी से बनाया गया, फिर एक एसटी से बनाया गया, एक फॉरवर्ड से बनाया गया, एक बैकवर्ड से बनाया गया। तो इसीलिए उनका जगह नहीं हो पाया, जो हमारा समझ में है।
और उनका वो व्यक्तिगत बयान है कि जोल्हा को जगह नहीं दिया जाता है, गलत बात है कि आरपीएन सिंह ने वादा खिलाफी की है, एक बड़ा बयान है सर। ये तो आरपीएन सिंह और डॉक्टर इरफान के बीच की बात है, मैं उसको नहीं जानता। कहीं ना कहीं आप लोग को तो चैलेंज किया जा रहा है ना, उसके लिए तो उचित प्लेटफॉर्म है। क्यों आप मीडिया में जा रहे हैं? क्यों नहीं आप राहुल जी से, क्यों नहीं आप सोनिया जी से मिलते हैं? या जो हमारे लोग लेकर गए उनसे भी तो बैठकर बात कर रहे हैं कि आप तो ले तो चले गए, लेकिन इसका फलाफल क्या होगा उसको समझाना चाहिए। सिर्फ मीडिया में आने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व वही होता है कि आपने संवाद दूसरे को पहुंचाकर बातचीत के तरीका से ही कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो आला कमान की मजबूरी क्या है? क्या अनुशासनहीनता का ये मामला नहीं है पार्टी के अंदर? देखिए ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बोल तो रहे हैं कि मंत्री बनना और उसके वर्कर्स की भी अपेक्षाएँ रहता है, जो एमएलए रहते हैं वो भी चाहते हैं और वो डिजर्विंग भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, 2 बार का विधायक भी है, तो उनका ख्याल ठीक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बात को रखना या मीडिया के सामने रखना मैं सही समझता हूँ। हमारे साथ आलमगीर आलम साहब थे। साहब इन्होंने कहा कि जिस तरह से इरफान अंसारी का बयान आया है वो मीडिया के सामने देना सही नहीं है, अगर उनको कोई समस्या है तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखें। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में कोल्हान के हो आदिवासी समाज के किसी विधायक को शामिल नहीं किया गया। इससे हो समाज में नाराजगी है और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मानकी मुंडा और हो आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। एक हो को ही मंत्रिमंडल कोई भी अच्छा मंत्री देना चाहिए था, यही हम लोग का मने आशा भरोसा लेकर के ही हम लोग ने जेएमएम में पूरा वोट दिए। इतना अच्छा वोट देने के बावजूद भी वो लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो समाज और मानकी मुंडा की तरफ से विरोध करते हैं। इससे हम लोग काफ़ी नाराज हैं और ऐसा लगता है कि अगले वर्ष यानी कि अगले जो चुनाव 5 साल बाद जो चुनाव होने वाली है उसमें हम लोग इनका जो है जैसा इनका व्यवहार अभी हम लोगों के साथ हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि उस समय हम लोग इनको कोई सहयोग नहीं करेंगे इनको। तब मैंने उनको औकात का पता चल जाएगा कि मानकी मुंडा या तो हो समुदाय विशेष के साथ या उनका उम्मीद को नज़रअंदाज करना कितना घातक सिद्ध होगा, ये उनको पता चल जाएगा। दिल्ली पहुंचे जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनका अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों विधायकों की ओर से कांग्रेस में जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन वे बीजेपी में ही जाना चाहते हैं और इसके लिए 2006 से ही बीजेपी नेतृत्व की ओर से प्रस्ताव आता रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे इस बारे में जल्द ही फैसला लेंगे। फिर उन दोनों की ओर से ये प्रपोजल आया था कि नहीं, अब हम लोगों को किसी न किसी पार्टी का से अपने आप को जोड़ जाना चाहिए, यहाँ छोड़ करके, जेवीएम छोड़ करके। तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जाना चाहिए, क्या बात सोच रहे हैं? तो फिर दोनों ने कहा कि नहीं कांग्रेस पार्टी हम लोगों को चले जाना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, हम या तो हम यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, और अगर जाना ही होगा तो फिर हम जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। बस यहीं से फिर नहीं, उन लोगों की ओर से देखिए, जब से हम पार्टी छोड़े से 2006 में, और 2006 के बाद से ही उन लोगों की ओर से अनावर्त जिसको कह सकते हैं कि लगे हुए लोग हैं कि नहीं आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वो लगातार ही चल रहा है। इसलिए उसमें से किसी मतलब कोई नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, जो कि उनके पार्टी के शीर्ष लोग जो भी रहे हैं जिस समय, तो सब लोगों ने प्रयास करते रहते हैं। तो वो अलग अपनी जगह पर है उसको, और हर कोई जानता है इस बात को, ऐसा भी नहीं है कि वो लोगों ने भी खुल करके लोगों को बताते भी हैं कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो हम भी बताते हैं कि लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो जमशेदपुर पुलिस ने 110 कांडों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है और स्पीडी ट्रायल के जरिए सभी आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी भी कर चुकी है। पिछले साल 104 कांडों को जमशेदपुर पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर गई थी, जिसमें करीब 70% मामलों का निष्पादन हो चुका है और जो सुनवाई जा चुकी है, जी हां, कई सुनवाई जा भी चुकी है। ये सारे मामले जघन्य अपराध, आर्म्स एक्ट, हत्या और महिलाओं से जुड़े वारदात हैं। पिछले साल की सफलता को देखते हुए इस साल जमशेदपुर पुलिस 110 मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर न्याय दिलाने की मुहिम में जुटी है। 110 कांडों का चयन किया है। इन कांडों में महत्वपूर्ण आर्म्स एक्ट के केसेस, लूट, हत्या इत्यादि के केसेस हैं, पॉक्सो एक्ट और रेप इत्यादि के केसेस हैं। इन केसेस, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें महत्वपूर्ण अपराधकर्मी संलिप्त हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता का अनुसंधान किया गया है। इन सब केसेस का हम लोग स्पीडी ट्रायल करवाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज चार्टर्ड प्लेन से मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे। धोनी अपने परिवार के साथ कान्हा पार घूमने आए हैं। करीब एक दिन तक माही कान्हा के जंगली जानवरों का जहां दीदार करेंगे, वहीं बंजारा टोला रिजॉर्ट में एमपी के फूड्स का भी आनंद उठाएंगे। मंडला पहुंचे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कान्हा टाइगर रिजर्व में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को महेंद्र सिंह धोनी कान्हा पहुंचे थे। बताया ये जा रहा है कि माही का 31 जनवरी तक का हॉलिडे प्लान है। तब तक माही मध्य प्रदेश के मशहूर कान्हा टाइगर रिजर्व को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं। धनबाद की लाइफलाइन कहलाने वाली वर्षों पुरानी मनईटांड नदी और मटकुरिया नदी अब पूरी तरह से नाले में तब्दील है। धनबाद के विभिन्न इलाकों का पानी बेकार बांध और पंपू तालाब होते इन दो नालों से होकर दामोदर में मिलता है और दामोदर नदी को भी प्रदूषित करता है। झारखंड में पानी कम, जून में निकलेगा दम। नदी जब नाले में तब्दील हो जाएगी तो प्यास कैसे बुझेगी? धनबाद के दो प्रमुख नाले मनाईटांड और मटकुरिया कभी नदी थे, लेकिन अतिक्रमण और गंदगी की वजह से ये अब नाले में तब्दील हो चुके हैं। मटकुरिया नदी, इस नाला को हम लोग अभी आज रूप दिए, नाला रूप में आ गया, पहले नदी के रूप में था। मनाईटांड और मटकुरिया नाले अब दामोदर को भी प्रदूषित कर रहे हैं और अगर जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दामोदर का हाल भी इन्हीं के जैसा होने वाला है। शहर भर का गंदा पानी इन नालों से होते हुए जामाडोबा के पास दामोदर में मिल रहा है। सामाजिक संस्था झारखंड विकास संघ ने इन नालों के सर्वे में पाया है कि प्रशासन और निगम की लापरवाही से इन दोनों नालों के आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। मोस्ट प्रोबेबली इधर देख रहे होंगे हजारों भैंस जो है, बगल में खटाल है, खटाल का हजारों मवेशी यहाँ धुलाई होता है, जिसका भी पूरा कचरा वगैरह जितना भी है यहाँ फेंकते हैं लोग के देखे होंगे। यहाँ जितना भी मोहल्ला का कचरा वगैरह सब यहीं आके फेंक के जाता है। गंदगी और बदबू का आलम यह है कि कई तरह की बीमारियां फैलने लगी है। झारखंड विकास संघ सर्वे रिपोर्ट को जल्द ही झारखंड सरकार और जिला प्रशासन को सौंपने वाला है, ताकि नालों की सफाई की योजना बनाई जा सके और न सिर्फ नाले साफ हों, बल्कि दामोदर में जा रहे प्रदूषित पानी भी शुद्ध होकर पहुंचे। जल को शुद्धिकरण करके उस जल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस सारी योजनाओं को लेकर के हमने एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद जिला प्रशासन, स्थानीय नगर निगम और झारखंड सरकार को यह रिपोर्ट हम लोग सौंपेंगे। नगर निगम धनबाद के इन दो प्रमुख नालों की सफाई को लेकर गंभीर दिख रहा है और जल्द ही कार्य योजना तैयार करने की बात भी कह रहा है। नगर निगम ऐसा प्रयास कर रहा है कि शहर से जो भी प्रमुख नाले निकलते हैं, उन नालों को जो विभिन्न नदियों में जो जा रहे हैं उनके पहले उनका पानी का ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ पे एसटीपी लगाया जाए और उसके पश्चात वहाँ पे हो। तो आने वाले कुछ समय में इस पे निगम के द्वारा कार्य किया जाना है। जल है तो कल है, लिहाजा जल संरक्षण बेहद जरूरी है। झारखंड विकास संघ का प्रयास भी यही है कि पानी की बर्बादी ना हो और जो नदी नाले हैं वो साफ रहें। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18 धनबाद।
पिछले साल धनबाद और आसपास के इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण डैम और झील लबालब भरे हैं। मैथन डैम और तोपचांची झील में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने की वजह से इस बार गर्मी में धनबाद को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ पानी के संरक्षण पर निर्भर करता है। जानिए धनबाद के लोग प्यास कैसे बुझाते हैं और डैम, नदी और झील में आपके हिस्से का कितना पानी बचा हुआ है। झारखंड में पानी कम, जून में निकलेगा दम। झारखंड बंगाल की सीमा पर बराकर नदी पर बना ये है डीवीसी मैथन डैम, जहां देश की पहली पन बिजली उत्पादन केंद्र के साथ ही ये अपने कमांड एरिया में आने वाले कोयलांचल धनबाद के लोगों की प्यास भी बुझाती है। फिलहाल मैथन डैम का जलस्तर 490 स्क्वायर फीट है, यानी सामान्य से 5 फीट ज्यादा पानी उपलब्ध है। ऐसे में धनबाद को 5 महीने तक आसानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। धनबाद नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीश के मुताबिक मॉनसून आने से पहले धनबाद को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सरकारी दावे हैं। गर्मी में पानी की किल्लत जिस तरह से होती है, वैसे में पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि अगर जून जुलाई के महीने में अगर मानसून टाइम से नहीं भी आती है, तो वैसी परिस्थिति में भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और हम लोग यहाँ की जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में सक्षम है। धनबाद शहरी जलापूर्ति का प्रश्न है। अभी तक तो बात सही है, मैथन से ही सीधी जलापूर्ति होती थी। वहाँ से 70 MLD का हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है भेलाटाड़ में। 70 MLD पानी तो वहाँ नहीं आ पाता है, 40 से 45 MLD ही आता है और उसी के आधार पर यहाँ की जो 19 जल मीनार हैं उसके थ्रू वाटर सप्लाई होता है। वहीं धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल का कहना है कि धनबाद को प्रतिदिन 250 MLD पानी की जरूरत होती है, जिसमें माड़ा 70 MLD, सिंदरी 13 MLD, मैथन डैम 35 MLD, LNT 140 MLD और तोपचांची झील से 11 MLD पानी की आपूर्ति प्रतिदिन होती है। इस बार तोपचांची झील में 25 फीट पानी उपलब्ध है, लिहाजा डीवीसी प्रबंधन की तरफ से मैथन डैम से बंगाल को ज्यादा पानी नहीं छोड़ा गया तो धनबाद को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं धनबाद उपायुक्त अमित कुमार के मुताबिक पेयजल संकट से निपटने को लेकर विभाग पहले से तैयार है। ना, इस बार तो गर्मी में संकट नहीं है। अगर मैथन डैम से अनावश्यक रूप से बंगाल को अगर जो एग्रीमेंट है उसके बाद भी अगर पानी छोड़ दिया जाता है, जो अक्सर हर साल होता है एंड में, तब तो संकट हो सकता है। अगर जो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत अगर रहता है तब तो फिर धनबाद को दिक्कत नहीं है। लगभग 15-16 जगहों पे जहाँ पर भी ये लीक होने की समस्या या अवैध रूप से कनेक्शन की समस्या थी, तो उस पर हम लोगों ने पेयजल की पूरी टीम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की टीम लगा करके हम लोगों ने उसको टैप कराने का काम किया था। और इस तरह की जब भी शिकायत आएगी तो हम लोग उस पर जो है वो कार्रवाई करेंगे, ताकि पानी जो है वो उसका दुरुपयोग जो है वो ना हो। झरिया और कतरास जैसे कोलियरी इलाके में पेयजल संकट विभागीय लापरवाही और आपूर्ति के साथ तकनीकी समस्या की वजह से होती है। लिहाजा पानी की किल्लत से बचने के लिए हमें पानी की हर बूंद को संरक्षण करने की जरूरत है। झारखंड में पानी कम, जून में निकलेगा दम। धनबाद के मैथन डैम और तोपचांची झील में इतना पानी है कि इस बार गर्मी में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसलन ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रों में इस बार पानी काफी मात्रा में है और अगले 5 महीने तक सामान्य रूप से पेयजल आपूर्ति बहाल रह सकती है। लेकिन शर्त यह है कि इस बार डीवीसी को यह ध्यान रखना होगा कि धनबाद के हिस्से का पानी वो बंगाल में ज्यादा नहीं छोड़े, तभी यह समस्या नहीं आएगी। कैमरामैन सहलमाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।
मिशन पानी के तहत हम झारखंड के तमाम जल स्रोतों की पड़ताल करेंगे। अभी हमने मैथन डैम की बात की और आगे के बुलेटिन में हम किसी और जिले के किसी और जल स्रोत के बारे में आपको बताएंगे। हमारा मकसद है गर्मी से पहले होने वाली पानी की किल्लत के प्रति सरकार और प्रबंधन को जगाना। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, चलता रहेगा खबरों का सफर।